Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bhagyashree Classes. Today I'll be explaining the concept of financial leverage. Financial leverage क्या होता है कि कंपनी का जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें कितना पार्ट कंपनी ने डेट से रेज किया है, दैट इज योर फाइनेंशियल लेवरेज. So we can say financial leverage is the proportion of debt used in the capital structure of the company, right? अब कंपनी के पास मेनली टू सोर्सेज होते हैं कैपिटल रेज करने के. एक तो वो इक्विटी से रेज कर सकती है जिसे हम शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं, और दूसरा डेट के थ्रू, और वी कैन से इट बोरोड फंड, राइट? अब फिनेंशियल लिवरेज ये बताएगा कि कंपनी के पास जो भी कैपिटल है उसमें कितना पार्ट डेट के थ्रू आया है. तो ये मेनली किस पे एम्फेसिस करता है? डेट कंपोनेंट पे. ओके, सो हाउ कैन वी फाइंड इट? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपली डेट अपॉन इक्विटी, कि कितना रेशियो है डेट और इक्विटी का, कितना कंपनी के पास डेट है और कितनी इक्विटी है. और वी कैन फाइंड इट बाय डेट अपॉन टोटल कैपिटल, कि टोटल कैपिटल में कितना डेट है. अब टोटल कैपिटल में डेट भी आएगा और इक्विटी भी आएगा, सो इट इज डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, राइट? नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. दो तरीके की फाइनेंशियल लेवरेज है. पहला है फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज और सेकंड है अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज. फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज क्या है कि नाम से पता चल रहा है फेवरेबल, इट मींस इट विल बी इन फेवर ऑफ समथिंग. किसी के तो फेवर में होगा. किसके फेवर में होगा? शेयर होल्डर्स के फेवर में होगा. सो फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज वो कंडीशन होती है जब कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा डेट यूज कर रही है उसका फायदा एक तरीके से किसको हो रहा है? शेयर होल्डर्स को हो रहा है. कैसे हो रहा है? कि उनका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है. इट मींस जो भी उन्हें अर्निंग पर शेयर मिलता है, जो उन्हें डिविडेंड मिलता है, वो बढ़ जाता है. सो वी कैन से फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज इज अ कंडीशन in which by making more use of debts a company can get benefits, right? अब इसमें यहाँ पे क्या है? एक कंडीशन होनी चाहिए फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज के लिए, तब भी आपका पॉसिबल होगा जब आरओआई, जो भी कंपनी की आरओआई है, वो ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से, राइट? अब आरओआई क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? कि कंपनी ने जहां पे भी इन्वेस्ट कर रही है उसे जो रिटर्न मिल रहा है वो ज्यादा है जितना वो अपनी डेट पे कॉस्ट पे कर रही है. इट मींस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? इंटरेस्ट रेट, राइट? तो अगर आरओआई ज्यादा होता है इंटरेस्ट रेट से और वी कैन से कॉस्ट ऑफ डेट से, तो ये सिचुएशन फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज को फुलफिल करती है, राइट? अब अगर फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है तो इट मींस जितना डेट का यूज कर रहे हैं कंपनी को उसका फायदा हो रहा है. शेयर होल्डर्स के लिए वो फेवरेबल कंडीशन है. ईपीएस बढ़ेगा. ईपीएस राइजेस विद द मोर यूज ऑफ डेट्स. ओके, अब आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली जो भी ईबीआईटी होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, से डिवाइड करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट से, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? नाउ सेकेंड कंडीशन इज व्हाट? दैट द वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज होता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. व्हाई? बिकॉज एक तरीके से डेट का यूज करके, ट्रेड करके, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा होता है, राइट? सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? सेम, कि जब ज्यादा डेट का यूज करके उसका एक तरीके से फायदा शेयर होल्डर्स को होता है, उसका, उनको अर्निंग पर शेयर बढ़ता है उनका. तो ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, राइट? नाउ सेकेंड जो था यहाँ पे अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, ये क्या है? कि जब आरओआई कंपनी की कम है कॉस्ट ऑफ डेट से, राइट? इट मींस जितना उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो तो कम मिल रहा है और ज्यादा देना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है. तो ये जो कंडीशन होगी ये अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज होगा, कि मतलब डेट का ज्यादा यूज फेवरेबल नहीं है. दैट इज अनफेवरेबल फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनीज, राइट? अब यहाँ पे क्या होगा? क्या इसका रिजल्ट होगा? कि जो अर्निंग पर शेयर है वो कम होने लगेगा. यानी जितना ज्यादा डेट का यूज करेंगे, ईपीएस, जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा अर्निंग पर शेयर, वो कम होने लगेगा. तो यहाँ पे क्या आपका एडवाइजेबल होता है कि ज्यादा कंपनी को डेट यूज नहीं करना चाहिए. यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, राइट? अब
इन्हीं दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे दोनों कॉन्सेप्ट आपके हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो देयर आर 2 न्यूमेरिकल्स फॉर दिस, जिसको हम किसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। क्या नाम है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज की कंडीशन है कि अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज की कंडीशन है, राइट। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, ये कंपनी है सपोज एक्स, जिसके पास टोटल फंड से टोटल कैपिटल कितनी है 30 लाख रुपीज, जिसमें से कुछ उन्होंने डेट से लिया होगा, कुछ इक्विटी के थ्रू लिया होगा। इंटरेस्ट रेट जो है डेट पे वो 10% पर एनम है। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच है। टैक्स रेट 30% गिवन है। ओके, अब यहाँ पे पहला केस है जब आपका ईबीआईटी जो गिवन है वो 4 लाख रुपीज गिवन है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आर सेम। पहले में कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का क्या है, फंड्स तो सब में 30 लाख रुपीज है। 3 सिचुएशन यहाँ पे ली गई है, जिसमें पहली सिचुएशन में बोला है कि सारा का सारा पैसा कंपनी ने इक्विटी के थ्रू रेज किया, कोई डेट नहीं लिया, 0 डेट है। सेकेंड सिचुएशन में बोला है कि कंपनी ने 20 लाख रुपए, 30 लाख में से 20 लाख तो इक्विटी से रेज किए और बाकी 10 लाख डेट के थ्रू लिए। थर्ड सिचुएशन में बोला है कि 30 में से 10 लाख कंपनी ने इक्विटी से लिए और 20 लाख यहां से लिए, डेट के थ्रू लिए। ओके, अब ईबीआईटी क्या है 4 लाख रुपीज। ओके, इन ऑल द केस सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें ईपीएस निकालना है कि अर्निंग पर शेयर क्या है, तो क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे, 10% है डेट पे, यहाँ पे डेट कितना है 0, तो 0 पे 10% 0, यहाँ पे डेट कितना है 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज, ठीक है। यहाँ पे डेट कितना है 20 लाख रुपीज, तो 20 लाख का 10% 2 लाख रुपीज। ओके, माइनस कर दो, 4 लाख माइनस 0 4 लाख, 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख, 4 लाख माइनस 2 लाख 2 लाख, राइट। नाउ इंटरेस्ट पे कर दिया, उसके बाद कंपनी क्या पे करेगी, टैक्स। सो टैक्स माइनस करेंगे, कितना रेट है 30%। सो जो भी इंटरेस्ट माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा उस पे टैक्स रेट देना है। तो यहाँ पे 4 आपका लाख आया है, 4 लाख पे 30% लगाओगे तो 1,20,000 आया, 3 लाख पे 30% 90,000 और 2 लाख पे 30% 60,000। माइनस करना है, 4 लाख माइनस 1,20,000 इट विल बी 2,80,000। हेयर इट इज 3 लाख माइनस 90,000 इट इज 2,10,000 और यहाँ पे आपका आया है 2 लाख में से 60 माइनस करके 1,40,000। ये आपका आके आया है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आपको फाइंड करना है ईपीएस कितना होगा, अर्निंग पर शेयर कितना होगा। तो अर्निंग पर शेयर के लिए क्या करते हैं, जो भी अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, ठीक है। अब हर केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलग होंगे, जितनी इक्विटी कैपिटल होगी उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे कितनी इक्विटी है 30 लाख की, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय जितनी भी फेस वैल्यू होगी इक्विटी शेयर्स की, दिस इज 10 रुपीज ईच, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे। सो कितना आएगा 3 लाख रुपीज। तो यानी अगर हमें ईपीएस फाइंड करना है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो यहाँ पे 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख कितना आया 0.93। नेक्स्ट केस में जितना भी ईएटी था उसे डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो ईएटी कितना था 2,10,000, बट यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, इक्विटी कितनी थी, इक्विटी कैपिटल 20 लाख, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10, शेयर प्राइस तो सबका 10 रुपीज ईच है, सो इट इज 2 लाख रुपीज। डिवाइड किया, ये आपका आया 1.05। नेक्स्ट में दिस इज 1,40,000 ईएटी है, उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे कितने होंगे, इक्विटी कैपिटल कितनी है 10 लाख, सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 इट विल बी 1 लाख, तो यहाँ पे आपका आया 1.40, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी in third situation when there is maximum debt has been used in the capital structure, वहां पे आपका जो ईपीएस है वो मैक्सिमम निकल के आया है, राइट, कि जितनी ज्यादा डेट कंपनी ने यूज किया है, 20 लाख टोटल कैपिटल थी 30 लाख की, जिसमें से 20 लाख आपका डेट था, तो ईपीएस आपका मैक्सिमम आया है 1.40। और इस सिचुएशन में जहां पे डेट 0 था, आपका जो ईपीएस है वो मिनिमम आया है, लीस्ट आया है 0.93, राइट। तो अब हम ये देखेंगे यहाँ पे ईपीएस ज्यादा है विथ मोर यूज ऑफ डेट,
तो इट मीन्स कि जो ये कंडीशन होगी कि यहाँ पे ROI ज्यादा होगा ही होगा किससे, कॉस्ट ऑफ डेट से। तो ये हम अब ROI फाइंड करते हैं कि कितना ROI है इस केस में। ROI क्या है, EBIT कितना है 4 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 30 लाख का किया है, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। सो इट विल बी 40 डिवाइडेड बाय 3, इट विल बी 13.66%, राइट। तो यहाँ पे जो ROI है वो 13.66% है और जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कितनी है 10%। So now we can see कि ROI is more than cost of debt, तो this is the favorable financial leverage। और यहाँ पे हम डेट को ज्यादा यूज करके अर्निंग पर शेयर को बढ़ा सकते हैं, राइट। So it means यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट हम कर सकते हैं और शेयर होल्डर्स का EPS बढ़ा सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड केस में क्या है, सेम इंफॉर्मेशन है, चेंजेस क्या है, सिर्फ EBIT में चेंजेस है। यहाँ पे जो EBIT है दैट इज योर 2 लाख रुपीज इन ऑल द केस, बाकी रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आर सेम। अब सेम यहाँ पे इक्विटी 30 लाख है, डेट 0 है, 20 है, यहाँ पे 10 है। सेकंड सिचुएशन में यहाँ पे 10 इक्विटी और 20 डेट है। ओके, अब EBIT 2 लाख है यहाँ पे, एज आई हैव सेड, इंटरेस्ट माइनस करेंगे 10%, तो डेट का 10%, डेट यहाँ पे 0 है, 10% कुछ होगा नहीं, 0 ही। यहाँ पे 10 लाख का 10% 1 लाख रुपीज, यहाँ पे 20 लाख का 10% 2 लाख रुपीज माइनस करना है। 2 लाख माइनस 0 2 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख, 2 लाख माइनस 2 लाख 0, राइट। अभी टैक्स देना है तो टैक्स माइनस करेंगे, सेम प्रोसीजर होगा, राइट। टैक्स माइनस करेंगे, 2 लाख का 30% टैक्स रेट है, तो 2 लाख का 30% इट विल बी 60,000, 1 लाख का 30% 30,000, यहाँ पे तो कोई टैक्स होगा ही नहीं, 0 है। अब आपके पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। सो 22 लाख में से 60,000 माइनस हुआ 1,40,000, हेयर 1 लाख में से 30,000 माइनस हुआ 70,000 और यहाँ पे 0। EPS निकालेंगे, सेम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो सेम ही होंगे, तो 1,40,000 को डिवाइड कर देंगे 3 लाख से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.47। 70,000 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सेम होंगे 1 लाख रुपीज, सॉरी 2 लाख रुपीज। हाउ, 20 लाख इक्विटी कैपिटल है, उसको डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू से, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 इट विल बी 2 लाख। सो यहाँ पे 70,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.35, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं आपका। सो नाउ वी कैन सी वेयर इज द EPS इज where the EPS is maximum 0.47, that is in the first situation। it means जहां पे डेट, इस केस में अब डेट 0 है तब EPS मैक्सिमम आ रहा है, और जहां पे डेट मैक्सिमम है वहां पे EPS 0 आ रहा है, निल आ रहा है। सो इट मीन्स ये अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज की कंडीशन है, और यहाँ पे ऐसा इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे कंपनी ने जो ROI है कंपनी की वो कम होगी कॉस्ट ऑफ डेट से, और वी कैन से यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा होगी। हम ROI कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ROI क्या होगी, EBIT यहाँ पे 2 लाख रुपीज है, टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट विल बी 20 डिवाइड बाय 3, इट इज 6.67%, और कॉस्ट ऑफ डेट कितनी थी 10%। सो कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है ROI से, सो दैट्स व्हाई दिस इज अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, मतलब ज्यादा डेट का यूज करना फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी शेयर होल्डर्स के लिए। EPS की रेट कम हो जाएगी, EPS विल फॉल डाउन बाय मेकिंग यूज ऑफ मोर डेट्स, राइट। तो सिंपली दिस इज ऑल अबाउट द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। So thank you for watching my video, and please like and subscribe the channel for more such videos. Thank you.